गणित में अपने चल रहा था फलनों के प्रकार। फलनों के प्रकार में हमने पढ़े थे दो फलन मुख्यतः, एक तो एक एक और एक आच्छादक। जो एक एक ही नहीं होगा फलन वो होगा बहु एक ही फलन। और जो फलन आच्छादक नहीं होगा वो क्या होगा, अंतःक्षेपी फलन। तो आपको ये देखना कौन सा फलन एक एक ही है, कौन सा फलन एक एक ही नहीं है, कौन सा आच्छादक है और कौन सा आच्छादक नहीं है। तो ये आपको दो प्रकार कौन से है और कौन से नहीं है ये देख लेते। एक एक की परिभाषा होती है अगर दो एलिमेंट अलग अलग है किसी भी प्रांत में, प्रांत और सप्रांत, जैसे मान लीजिए एफ ए से बी में परिभाषित है, तो ये जो ए होगा ये क्या कहलाएगा, फलन का प्रांत। संबंध में ये प्रांत नहीं होता था, इसी में से कुछ एलिमेंट होते थे वो क्या होता था, प्रांत। ये सारा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है संबंध में, लेकिन फलन तभी होगा जब संबंध में ये सारे एलिमेंट शामिल होंगे। इनमें से अगर एक भी छूट गया, संबंध में नहीं आया, तो फिर ये क्या नहीं है, फलन नहीं है। तो फलन भी एक प्रकार का संबंध होता है जिसमें इसका कोई भी एलिमेंट छूटता नहीं है, समुच्चय का कोई भी एलिमेंट छूटता नहीं है। ये क्या होगा, वही सह प्रांत। तो एक एक में क्या होता था, प्रांत के अलग अलग अवयवों के इस प्रांत में जो प्रतिबिंब होते हैं वो भी क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। इसको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। इधर मान लीजिए इस तरह के कोई, तो ये संबंध इस प्रकार होगा, एक का एक से ही होगा। अलग अलग एलिमेंट है तो इनके प्रतिबिंब भी अलग अलग होने चाहिए। दो जनों का सेम प्रतिबिंब नहीं हो सकता, दो जनों की इमेज सेम नहीं हो सकती, दो जनों का एक ही एलिमेंट से संबंध नहीं हो सकता। अलग अलग एलिमेंट का संबंध अलग अलग से, तो वो कहलाता एक एक ही। ये एक एक ही फलन का पर। इसके बाद सेकंड हमने देखा था आच्छादक। आच्छादक फलन में क्या होता है, पहली बात तो जैसे एफ ए से बी में परिभाषित है, तो एफ का जो परिसर होगा वो किसके बराबर होगा, एफ का सहप्रांत। मतलब इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो सब किस में भाग ले, उन सब का संबंध किसी न किसी एलिमेंट से होना चाहिए, तभी तो सहप्रांत और परिसर बराबर होंगे। परिसर कौन से होता है, जिन जिन का संबंध होता है इससे। और ये कह रहा सहप्रांत परिसर बराबर है, मतलब यही परिसर है और यही सहप्रांत है, इसका मतलब इसका भी कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सहप्रांत या बी, पहली परिभाषा तो ये है। दूसरा, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव या फिर सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव से क्या है, संबंध है। मतलब सहप्रांत में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका संबंध किसी से नहीं है। अगर कोई भी एक एलिमेंट है ऐसा जिसका संबंध नहीं है, तो फिर सहप्रांत और परिसर बराबर होंगे क्या, नहीं होंगे, क्योंकि वो एलिमेंट सहप्रांत में तो है लेकिन परिसर में नहीं होगा। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, परिसर के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब किसमें होगा, प्रांत में। ऐसे भी लिख सकते हैं, सप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में। अगर आप परिसर निकाल सको तो परिसर निकाल दो, पहली बात तो बराबर है कि नहीं है देखना। फिर सप्रांत का प्रत्येक अवयव जो होगा प्रांत के किसी न किसी अवयव से संबंधित है, मतलब सप्रांत का कोई एलिमेंट छूट नहीं रहा है, ये भी आच्छादक होता है।
या फिर इसको ऐसे लिखते गणित की भाषा में, ये है सप्रांत के प्रत्येक अवयव y के लिए, इसका मतलब प्रत्येक y किसका एलिमेंट है, सप्रांत का। देर एग्जिस्ट मतलब वहां पर है, क्या है, x किसमें है, a में, इस प्रकार है कि fx बराबर क्या होगा, y। एक दो तीन चार, चारों लाइनों का एक ही मतलब होता है। तो आच्छादक, किसी फलन को आच्छादक सिद्ध करने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं, परिसर निकाल दो, सप्रांत के बराबर हो जाए, पहली बात तो वो आच्छादक है। दूसरी बात, ये नहीं निकाल पाते तो आप ये पता लगाओ कि सप्रांत के प्रत्येक अवयव का संबंध किससे है, प्रांत के प्रत्येक एलिमेंट से है, या फिर सप्रांत के प्रत्येक अवयव का जो संबंध है प्रांत के किसी न किसी अवयव से होना चाहिए, मतलब इस तरह से। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये आच्छादक नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि दो का संबंध किसी से नहीं है, पांच का संबंध किसी से नहीं है, इसका सप्रांत क्या होगा, एक दो तीन चार पांच। लेकिन परिसर में क्या क्या आएगा, एक तीन और चार, सप्रांत और परिसर बराबर है क्या, इसमें नहीं है। इसको देख के आप पता लगा सकते हैं सप्रांत कौन है और परिसर कौन है। सप्रांत में आएगा 1 2 3 4 5, और परिसर में आएगा 1 3 और जिसका संबंध होता है ना वही आते परिसर में, बाकी के परिसर में नहीं होते। तो सप्रांत और परिसर बराबर है क्या, इसमें नहीं है, पहली बात। सप्रांत के प्रत्येक अवयव का संबंध प्रांत के किसी न किसी अवयव से है क्या, नहीं है। या फिर सप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में है क्या, दो का पूर्व प्रतिबिंब कौन है ही नहीं, एक का पूर्व प्रतिबिंब है, तीन का है, चार का है, दो और पांच का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। अगर किसी भी एक एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है तो फिर वो फलन संबंध क्या नहीं है, फलन नहीं है। फलन है, फलन तो है ये संबंध, कौन सा फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। तो ये आच्छादक के लिए इतनी बातें ध्यान रखनी होती, ये लिख दो, या फिर सप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव से संबंध होना चाहिए, या परिसर के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, सप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए फॉर एवरी वाई इज द एलिमेंट ऑफ बी, वाई किसका एलिमेंट है, सप्रांत का। फॉर एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, तो सप्रांत के प्रत्येक अवयव वाई के लिए एक्स किसमें, प्रांत में, इसका मतलब होता है देर एग्जिस्ट, मतलब इस प्रकार होगा कि एफ एक्स बराबर वाई, एफ एक्स का मान वाई के बराबर होगा। तो ये जो परिभाषाएं होती है आच्छादक फलन की। अब देखो सवाल करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, इनमें से एक लिखना हमें, या तो आप परिसर निकाल दो, परिसर नहीं निकले तो आपको कैसे करना देखते हैं। कितने सवाल हो गए, 7 हो गया क्या, एक हुआ है ना 7वें में, 7वें का सेकंड। एफ फलन दिया हुआ है, प्रांत और सप्रांत इसके दिए हुए आर से, आर में मतलब प्रांत सेट ऑफ रियल नंबर से, सप्रांत भी सेट ऑफ रियल नंबर से। एफ एक्स बराबर आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले देखेंगे एक एक ही, एक एक ही के लिए देखो, घात कितनी है, सम एक विषम है, घात सम है ना, सम घात में आर से आर हो चाहे जेड से जेड हो, फलन एक एक ही नहीं होता है।
Z टू Z वाला और R टू R वाला। अगर ये n से n में है तब फलन एक एक ही होगा, क्योंकि ऐसी कोई भी दो संख्या ही नहीं है प्राकृत संख्या नहीं है जो अलग अलग है और उनका वर्ग क्या आ जाए, सेम आ जाए। दो पूर्णांक हमें मिल सकते हैं जो अलग अलग है लेकिन उनका वर्ग क्या होता है, सेम होता है। और दो वास्तविक संख्या भी मिल सकती है जो अलग अलग है लेकिन उनका पूर्णांक क्या है, एक ही है। तो वास्तविक संख्या के लिए चल रहा है अपने, तो दो वास्तविक संख्या अलग अलग मानो, वर्क करने पे सेम आ जानी चाहिए दो एलिमेंट। ये एक एक ही लग रहा है क्या, ये देखते ही हम बता देंगे एक एक ही नहीं है, क्योंकि इस तरह के सवाल बहुत सारे कर चुके हैं हम। समघात है तो वर्क करते ही क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ऋणात्मक संख्या लो, सेम वही डिजिट धनात्मक लो, दोनों का वर्ग सेम होता है और दोनों में एक जोड़ोगे तो क्या आएगा, रिजल्ट तो सेम ही आएगा ना। तो एक ही में हम लेंगे, माना x1 कोई भी नंबर ले लो, -5 ले लो, x2 बराबर कितना ले लिया, 5 ले लिया। दोनों ही वास्तविक संख्या है क्या, वास्तविक ही है। या फिर दूसरी ले लो, 1/, ले सकते हो, इस तरह से भी ले सकते हो, किसी तरह से ले सकते हो। तो आप नॉर्मली अंक लो दो, fx1 निकालो, 1 प्लस x1 स्क्वायर, x1 है -5, स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 25, 25 और एक ये 26। fx2 दोनों एलिमेंट अलग अलग है लेकिन दोनों का संबंध किससे है, एक ही एलिमेंट से, 26 से ही है। इस तरह से आएगा। ये -5 है और ये 5 है, यहाँ पे होगा 26। इसका भी वर्क करोगे, एक जोड़ोगे 26 आएगा, इसका भी वर्क करके एक जोड़ोगे 26 आएगा। दोनों एलिमेंट अलग अलग है लेकिन दोनों की इमेज क्या है, सेम ही आ रही। इस तरह से बना के देख सकते हैं। बहुत सारे होंगे इस तरह से एलिमेंट, क्योंकि आर से आर में आ रहा है। इसका मतलब फलन कैसा नहीं है, एक एक ही फलन नहीं है। आपको पता है x1 और x2 वैल्यू में बराबर नहीं है, और जब ये दोनों बराबर नहीं है, इनकी इमेज सेम आ रही है, इसका मतलब कैसा होता है फलन, एक एक ही नहीं होता है। अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब एक ही आ रहे हैं, अलग अलग नहीं आ रहे हैं। अगला देखते हैं, अच्छा तक। y बराबर क्या मानते हैं, fx मानते हैं। ये y किसका मान होता है, परिसर का, किसका, परिसर का होता है। x क्या है, वास्तविक संख्या है। अब देखो, सीधा परिसर निकाल सकते हैं क्या, अगर आप सीधा परिसर निकाल सकते हो y का मान, तो सीधा आप अंदाज लगा सकते हो तो लगा दो, और नहीं पता चलता है तो आप किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। दोनों ही तरीके। आपको पता है x कोई भी वास्तविक संख्या और किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग करने पर कम से कम छोटी से छोटी संख्या क्या आएगी, किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग करने पर छोटी से छोटी संख्या क्या आ सकती है, 0। 0 से छोटा कोई वर्ग होता है क्या, नहीं होता। इसका मतलब
एक्स स्क्वायर का मान जो होता है बड़ा होता है हमेशा 0 से, या फिर क्या होता है, बराबर होता है। अरे यहाँ सब लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर कोई भी संख्या है, वास्तविक संख्या, ये भी लिखना आपको, जहां पर एक्स क्या है, वास्तविक संख्या है। कोई भी वास्तविक संख्या आप रियल नंबर लेते हो, उसका स्क्वायर करते हो तो या तो बड़ा होता है 0 से या बराबर होता है 0 से। यदि आप ऐसा लिखते हैं एक्स लेस देन 0 और एक्स वास्तविक संख्या है, तो ये क्या होगा, रॉन्ग है, यह कथन असत्य है। किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग करने पर 0 से छोटा नहीं होता, क्योंकि स्क्वायर करने पे संख्या क्या हो जाती है, अपने आप धनात्मक हो जाती है, तो धनात्मक होगा। या 0 कहां से आएगा, जब आप x बराबर क्या लोगे, 0, तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 0। अगर 0 नहीं लोगे तो हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। ये 0 से बड़ा है, और एक में 0 से बड़ी संख्या जोड़ते हैं तो वापस क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। हम कह रहे हैं एक्स स्क्वायर का मान या तो 0 है या फिर 0 से बड़ा है, तो 0 रखोगे तो कम से कम मान y का क्या आएगा, 1, या फिर क्या आएगा, 1 से बड़ा, तो 1 के बराबर हो सकता है या फिर 1 से बड़ा हो सकता है। और y क्या है, परिसरी तो है, परिसर में क्या आएगा, 1 से इनफाइनाइट, और ये सप्रांत के बराबर नहीं है। आर, आर मतलब सप्रांत, तो ये सप्रांत के बराबर नहीं होगा। इसका तो आप आराम से y का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है किसी भी संख्या का वर्ग या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, तो ये 0 से बड़ा होगा, तो इसका मान किससे बड़ा होगा, y का मान 1 से बड़ा, क्योंकि y के अंदर कुछ भी जुड़ेगा। या फिर अगर ये 0 होगा तो y के 1 में 0 जोड़ो, क्या आएगा, 1, या तो 0 से 1 से बड़ा होगा या फिर 1 होगा, तो 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सप्रांत के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सप्रांत आर है, और आर को हम लिखते हैं ऋणात्मक सारी और धनात्मक जितनी भी संख्याएं आज तक पढ़ी है वो सारी, और इसमें तो 1 से बड़ी बड़ी आएगी, तो क्या बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ये फलन एक की भी नहीं होगा, आच्छादक भी नहीं होगा। तो ये हम परिसर इसमें निकाल सकते थे, अगर हमें परिसर नहीं निकाल सकते तो देखो एक और तरीका इसको करने का, आच्छादक का। वही आपको सेम मानना, y बराबर fx, y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको बताया हुआ कि आप कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर का मान होगा y माइनस 1, एक्स का मान होगा प्लस माइनस रूट, प्लस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि x किस में से आएगा, इसमें से आएगा, प्रांत में से। हमें पता रूट के अंदर कभी भी 0 से छोटी संख्या नहीं हो सकती, इसका मतलब y माइनस 1 का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए, और 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, इसका मतलब ये कह रहा है y का मान किससे बड़ा या बराबर होना चाहिए, 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो 1 से बड़ा या बराबर अगर y का मान होता है तभी क्या होगा, x एक वास्तविक संख्या होगा, तो ये रियल नंबर है। कब है, यदि y बड़ा या बराबर है 1 से। अगर y का मान छोटा ले लिया 1 से तो ये क्या होगा, r नहीं होगा।
अगर आप y का मान कोई भी वास्तविक संख्या ले लेते हो तो x का मान वापस वास्तविक संख्या नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर आपने y का मान ले लिया 0 तो x बराबर आएगा प्लस माइनस रूट 0 माइनस 1। क्या एक वास्तविक संख्या है? जबकि हमें पता है y बराबर fx लेते हैं तो जो x का मान है वो किस में आना चाहिए? इसमें आना चाहिए। तो -1 अगर आप ये लोगे 0 तो ये वापस प्रांत में नहीं मिलेगा, मतलब वापस x का मान वास्तविक संख्या नहीं आ रहा है। तो ये फलन क्या नहीं होगा? आच्छादक नहीं होगा। जो दूसरा तरीका वो ऐसे है, और पहला तरीका इसका सहप्रांत निकाल दो। इससे भी आप सहप्रांत परिसर निकाल सकते हैं। आपको पता है वर्गमूल के अंदर जो भी संख्या है वो या तो 0 से बड़ी होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए? बराबर। तो ये आ गया y का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये क्या आ गया? परिसर। यहाँ से भी परिसर निकाल सकते हो। तो ये इसका एक तरीका, एक और तरीका, एक ये तरीका। तो मैंने आपको लिखा ही थे ना अलग अलग परिभाषा, मतलब वो इसके ऐसे ही करना। आप इसमें तो सीधा परिसर ज्ञात कर सकते हैं। नहीं पता चले परिसर कैसे निकालना, तो x का मान निकाल दो और x का मान निकाल के आप y का मान ऐसा रखो ताकि ये क्या नहीं हो, वास्तविक संख्या मिले या नहीं मिले। तो यहाँ हमें पता है अगर आप y का मान 0 रखोगे, -1 रखोगे, -2 रखोगे तो सबके लिए ये क्या आएगा? अपरिभाषित होगा, वास्तविक नहीं होगा। वर्गमूल में माइनस आएगा और जब वर्गमूल में माइनस होता है तो वो क्या होता है? एक वास्तविक संख्या नहीं होता। तो x जो होगा वो प्रांत का एलिमेंट नहीं है। कब? जब आप y, तो y के प्रत्येक अवयव के लिए पूर्व प्रतिबिंब इस प्रांत में नहीं होगा। होता तो क्या आता? r का एलिमेंट आता, नहीं आ रहा है। इसका मतलब पूर्व प्रतिबिंब उपलब्ध नहीं है, और पूर्व प्रतिबिंब उपलब्ध नहीं है तो वो आच्छादक नहीं है फलन। तो आच्छादक सिद्ध करने के बहुत सारे तरीके। इसमें आप x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए? वापस प्रांत में आनी चाहिए, रियल नंबर। लेकिन इसमें अगर y का मान आप लोगे 1 से छोटा, 0 से छोटा या फिर 1 से छोटा लोगे तो ये r नहीं होगा। y का मान 1 से छोटा होने पर, अगर वर्गमूल के अंदर कोई भी अंक आ रहा है, कोई भी संख्या आ रही है, तो वो हमेशा क्या होती है? या तो 0 से बड़ी या 0 के बराबर होनी चाहिए। इस तरह से आ रहा है। और आपको कह रहे हैं कि y क्या है? कोई वास्तविक संख्या है। ये वास्तविक संख्या है तो इसका मान ये आ रहा है, और ये मान आएगा तो वर्गमूल के अंदर का जो भी अंक है या संख्या है वो क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी होनी चाहिए या फिर 0 होनी चाहिए। 0 से छोटी हो गई तो फिर ये y जो होगा वो वास्तविक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वर्गमूल में माइनस आता है तो वो काल्पनिक संख्या बन जाती है पहली बार। अगर y बराबर आ रहा 1/x और हमें कह रहे y क्या है? वास्तविक संख्या, तो y वास्तविक कब होगा? जब x क्या नहीं होना चाहिए? 0। वास्तविक संख्या का हर कभी भी 0 नहीं होता, शून्य नहीं होता। और जिस संख्या के वर्गमूल में ऋणात्मक होता है वो कभी भी वास्तविक संख्या नहीं होती। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ये जो रिजल्ट आएगा वो रियल नंबर होगा। कब होगा? जब x 0 नहीं होगा। और ये वास्तविक संख्या y होगी कब होगी? जब ये x क्या होगा? 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो। 0 से छोटा होने पर ये वास्तविक नहीं होगा। तो इनसे ही परिसर का निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन है 8वां। एक फलन दिया हुआ आपको f, a क्रॉस b से b क्रॉस a में। a क्रॉस b का मतलब दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन है। a क्या है? समुच्चय है। b भी समुच्चय है और a क्रॉस b कार्तीय गुणन है। b क्रॉस a वापस b और a का कार्तीय गुणन है। अब फलन की परिभाषा f a b अगर आप लोगे
तो आप उसको लिख सकते हैं बी कोमा ए। मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 2 एलिमेंट होंगे क्रमित युग्म के रूप में। ए क्रॉस बी में जो भी एलिमेंट होंगे वो इस तरह से होंगे, ए कोमा बी, सी कोमा डी, ई कोमा एफ, ऐसे ही तो लिखे जाते हैं। बी क्रॉस ए में कैसे एलिमेंट होंगे? वापस उल्टा, बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा, डी पहले आएगा, सी बाद में आएगा, ई पहले आएगा, एफ बाद में आएगा, ऐसे होगा। ऐसे ही तो होते हैं क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। हमें देखना है कि ये जो फलन है एफ क्या है, एक एक की ओर आच्छादक है या नहीं है। मतलब इसमें जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उसके उल्टे वापस इसमें आ रहे हैं। ए बी का वापस बी ए से होगा, सी डी का डी सी से होगा, ई एफ का जो संबंध है वो एफ कोमा ई से होगा। इस तरह से इसमें जितने एलिमेंट होंगे उतने ही इसमें होंगे। देखो यदि ए में एम एलिमेंट है, बी के अंदर एन एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? एम गुणा एन। और बी क्रॉस ए में एलिमेंटों की संख्या एन गुणा एम। मतलब एलिमेंट तो दोनों में सेम ही होंगे, उधर से गुणा करो चाहे इधर से गुणा करो। ये बात तो फिक्स है। क्या फिक्स है? जितने एलिमेंट उसमें इतने ही एलिमेंट इसमें, दोनों में अवयव बराबर है। अगर ये एक एक ही हो गया तो आच्छादक क्या हो जाएगा? अपने आप ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जैसे इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, एलिमेंट बराबर है, हम कह रहे हैं एक एक ही है, तो एक का संबंध एक जने से होगा, इसका एक जने से होगा, इसका एक जने से होगा, उसमें कोई बचेगा क्या? अपने आप ही नहीं बचेगा। तो अगर ये फलन एक एक ही हो जाता है तो आच्छादक अपने आप ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों में अवयवों की संख्या बराबर है। तो ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में तो हमेशा अवयवों की संख्या बराबर ही होती है, सेम ही होती है, खाली एलिमेंट क्या लिखे जाते हैं? उल्टे लिखे जाते हैं, और तो कुछ चेंज ही नहीं होता है। और अगर हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये फलन एक एक ही है, तो आप सिद्ध कर दोगे कि ये क्या फलन है? आच्छादक है। क्योंकि यदि किसी फलन ए से बी में, ए और बी में अवयवों की संख्या समान है और वो फलन एक एक ही है, तो अपने आप आच्छादक होगा। अभी उदाहरण से हमने लिखा है। आप कोई भी 2 समुच्चय ये ले लो एक्स, क्योंकि ए और बी तो इसमें आया हुआ है। हम कह रहे हैं फलन एक एक ही है, तो एक एक ही बना दो इसको। इसमें कोई एलिमेंट बचा क्या? अब बी में नहीं बचा। सहप्रांत और परिसर क्या है? बराबर ही है। दोनों में एलिमेंट सेम है, बराबर संख्या में है, और इसका इसके अलग अलग अवयवों के इसमें प्रतिबिंब अलग अलग होंगे, तो अलग अलग इसमें 4 ही एलिमेंट है और प्रतिबिंब भी 4 ही होंगे। इसमें 100 एलिमेंट है, इसमें भी 100 है, तो इसके उसमें कितने प्रतिबिंब होंगे? 100 होंगे। तो कोई बचेगा क्या पीछे? नहीं बचेगा ना। तो ये बात कहीं भी किताबों में किसी में नहीं लिखी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न ऐसा आ सकता है, यदि समुच्चय x से समुच्चय y में एक फलन एक एक ही है और x और y में संख्या अवयवों की समान है, तो फलन आच्छादक, पहला ऑप्शन आएगा आच्छादक होगा, दूसरा आएगा आच्छादक नहीं होगा, तीसरा आएगा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और चौथा आएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ज्यादातर ऑप्शन उसमें ये लगा के आओगे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जबकि ये हमेशा ही क्या होगा? आच्छादक। सीधा दिख रहा है, कोई एलिमेंट छूटेगा ही नहीं। क्यों नहीं छूटेगा? इसमें जितने हैं उसमें इतने हैं। इसके प्रत्येक प्रतिबिंब के, प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंब भी क्या होने चाहिए? अलग अलग। क्यों होने चाहिए? फलन पहले ही क्या है? एक एक ही है।
और अलग अलग एलिमेंट है, प्रतिबिंब अलग अलग है, तो कोई छूटने का चांस ही नहीं है। अगर इसमें एक दो ज्यादा होते तब तो ये फलन आच्छादक हो या नहीं हो जरूरी नहीं था। ये होगा, एक एक ही सिद्ध करो अब इसको। एक एक ही के लिए आपको कितने एलिमेंट चाहिए? दो एलिमेंट। इसमें दो एलिमेंट कैसे कैसे लेंगे? एक ऐसा और एक ऐसा। तो आपने मान लिया। x1 और x2 किसके एलिमेंट होंगे? ए क्रॉस बी के। तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट होंगे तो फिर x1 और x2 नहीं आएंगे, दो एलिमेंट ले लो आप, बराबर कर दो। एफ पहला एलिमेंट क्या आएगा? ए कोमा बी। दूसरा एलिमेंट क्या आएगा इसमें? तो अब हमें सिद्ध करना है कि ये ए कोमा बी भी बराबर किसके होना चाहिए? सी कोमा डी के। अगर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू होता तो एक्स वन बराबर क्या होना चाहिए? एक्स टू के। लेकिन इसमें एक्स वन एक्स टू नहीं आएगा, इसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे। ये बराबर है एफ ए बी का मान क्या आएगा? बी कोमा ए। यही तो आएगा एफ ए बी का मान। एफ सी डी का मान क्या आएगा? क्योंकि हमें पता है एफ ए बी कैसे लिखा जाता है, उल्टा हो जाता है जैसे ही जाता है बी क्रॉस ए में। इसका मतलब जब दो क्रमित युग्म बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो बी बराबर किसके होगा? बी के। ए बराबर किसके होगा? सी के। जबकि हमें तो किसका मान चाहिए? ए कोमा बी का। ए कोमा बी लिखा, अब ये लिखा हुआ ए के बराबर कौन है? इधर लिख दो सी। बी के बराबर कौन है? डी। आगे ना, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू आ रहा है तो एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया। अतः एफ कैसा फलन है? एक एक ही फलन है। ये सारी बातें हैं, इनसे हमें सिद्ध होता है एफ ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए, ये भी कैसा फलन होगा? आच्छादक फलन होगा। और हमें सिद्ध करना था कि ये क्या है? एक एक ही आच्छादक है, तो ये एक एक ही सिद्ध कर दिया और ये आच्छादक सिद्ध कर दिया। एक एक ही के लिए हमें दो एलिमेंट लेने होते हैं x1 और x2, और हम करते हैं fx1 बराबर fx2। लेकिन इसमें सिंगल सिंगल एलिमेंट आएंगे नहीं, क्योंकि ये क्या आ रहा है? कार्तीय गुणन आ रहा है, क्रमित युग्म के रूप में आएंगे। ये बात आपको याद रखनी है, ये फैक्ट है, ये सबके लिए सत्य होता है। ये तो ध्यान रखना है, दिमाग में बिठा लेना। एफ एक्स से वाई में अगर कोई फलन है, दोनों समुच्चयों में समान अवयव है, और अगर एफ एक एक ही हो गया तो उसको आच्छादक होना ही पड़ेगा। क्योंकि एक एक ही में जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही क्या चाहिए आपको? प्रतिबिंब चाहिए अलग अलग। तो अलग अलग के प्रतिबिंब अलग अलग है, तो पीछे बचा कौन? इसका उल्टा भी हमेशा सत्य होता है। अगर एफ एक एक ही भी है और आच्छादक भी है तो जितने एलिमेंट एक्स में होंगे उतने ही किस में होंगे? वाई में होंगे। तो इससे तीन चार सवाल बन सकते हैं एक से ही। ये हो गया, समझ में आ गया? एक एक ही में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एफ यहाँ लिखना, एफ यहाँ लिखना, दो एलिमेंट सेम करने बराबर। हमें पता संगत अवयव बराबर होंगे, ए के बराबर सी होगा, बी के बराबर डी होगा, तो ए कोमा बी के बराबर अपने आप ही यहाँ आ जाएगा सी और ये आ जाएगा डी। और दूसरे में ये फिक्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर सवाल है।
एफ एक फलन दिया हुआ है एन से, पहले तो ये देखना फलन का प्रांत क्या है, सप्रांत क्या है, फिर देखना फलन क्या है। एफ एन, जहां एक्स आ रहा था वहां क्या आ रहा है, एन आ रहा है। कोई बात नहीं, एन रख देंगे हम। पहला मान आ रहा है एन प्लस 1/2। ये भी हो सकता है एफ एन का मान, और ये भी हो सकता है, दो मान है। ये मान कब है, जब या फिर यदि एक्स एन विषम है। और आपको दिया हुआ एन भी क्या है, एक प्राकृत संख्या। एन के आप मान क्या ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, अपने पास ऑप्शन है तो हम लेके देख लो एक बार। F1 बराबर 1 क्या है, सम एक विषम है, विषम है ना, 1 विषम है। भाज्य अभाज्य की बात करते हैं तो ये न भाज्य होता है और नहीं अभाज्य होता है। बाकी सम और विषम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें दो का भाग नहीं जाता है पूरा पूरा वो विषम होती है, और जिसमें दो का भाग पूरा जाता है वो सम होती है। अगर ये विषम है, इसमें दो का भाग दोगे तो पूरा नहीं जाएगा, मतलब वापस प्राकृत संख्या नहीं आएगी, दशमलव आएगी। और सम है, और सम में दो का भाग दोगे तो ये क्या आएगा, प्राकृत ही आएगा वापस। ये बात, दो का पूरा भाग जाता है, वो सम में नहीं जाता, विषम है। 1 में 2 का भाग जाता है, क्या पूरा नहीं जाएगा, क्या है ये, विषम है। विषम के लिए कौन सा सूत्र, ऊपर वाला। एन की जगह हम क्या रख रहे हैं, 1 प्लस 1, क्या आया, 1। F2 का मान निकालो, एन कितना है, 2 है, सम एक विषम है, सम है तो कौन सा सूत्र लगेगा, n/2 वाला, है ना। n कितना, 2 ही है, वापस एक। F3 का मान निकालो, 3 तो विषम आ रहा है। F4 का मान निकालो, 4 सम है तो सीधा ही भाग देना पड़ेगा, कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं। अब देखो F, वन टू थ्री फोर डेज डेज, वन का रिलेशन किससे है, एक्स प्रांत का एलिमेंट लिया x1, तो वापस परिसर क्या है, परिसर में किससे होगा, 1 का रिलेशन 1 से, 2 का भी रिलेशन, 3 का रिलेशन, और 4 का भी, 5 का, मतलब दो जनों का एक जने से आ रहा है ना, ये क्या होगा, एक एक ही होगा क्या, नहीं होगा, दिख रहा है सीधा, आप लिख दोगे स्थित। और भी बहुत तरीके इसको करने के, लेकिन सबसे आसान समझने वाला तरीका यही है, तो इस तरह से बता दिया। आप fx1 बराबर fx2 करके भी देख सकते हो, वहां अलग अलग मान लेने होंगे, लेकिन इसमें तो सिंपल सा दिख रहा है ना, सम आती तो ये रखना है, विषम आती तो यहाँ इनका मान रखना, सम यहाँ रखना है, तो आप सम और विषम एक से शुरू कर दो। क्यों करना है एक से शुरू, एन से एन में प्रांत क्या है, प्राकृत संख्या, तो पहली प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 करते जाओ, f5 का मान निकालोगे, विषम है, एक जुड़ेगा, दो का भाग जाएगा, तो ये क्या होगा, f एक एक ही है। f का परिसर निकालो, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर आएगा 4 5 6 7, इसी तरह से तो आएगा, मतलब पूरा का पूरा क्या आएगा,
सप्रांत के बराबर ही तो आएगा। एफ आच्छादक भी हो जाएगा। एक एक ही नहीं है ना, मतलब एक की भी इमेज वन आ रही है, टू की भी वन आ रही है, अलग अलग एलिमेंट है लेकिन प्रतिबिंब क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, तो एफ एक ही नहीं होगा। आच्छादक होगा क्योंकि इसका परिसर सप्रांत और परिसर सेम आएगा, कोई भी एलिमेंट इसमें छूटेगा नहीं। छूटेगा कैसे, दो जनों की इमेज सेम आ रहा है, छूटने का इसमें चांस ही नहीं है। 10वां क्वेश्चन देखो, एफ एक फलन है जो समुच्चय ए से समुच्चय बी में दिया हुआ है। ए का मतलब दिया हुआ रियल नंबर लेने हैं, लेकिन उनमें कौन शामिल नहीं है, तीन है ही नहीं। अब इसमें आप तीन से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीन समुच्चय ए में नहीं है। बी जो सेट है उसमें क्या है, वास्तविक संख्या है, लेकिन उन वास्तविक संख्याओं में कौन शामिल नहीं है, एक नहीं है। तो अगर बट्टा में x माइनस 3 आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या होगी, एक वास्तविक संख्या होगी, ऊपर चाहे कुछ भी लिखा हुआ। क्यों होगी, क्योंकि तीन शामिल है ही नहीं, हमारे पास तीन है ही नहीं, तो आप x का मान 3 नहीं रख सकते। ये जो समुच्चय ए उसमें से x के मान रखने, और ये कह रहा है इस समुच्चय ए में 3 है ही नहीं अपने पास, 3 के अलावा सारी वास्तविक संख्या है। अगर यहाँ पर यही लिखा हुआ होता खाली r, तो ये कभी भी वास्तविक संख्या नहीं होती। कब नहीं होती, x बराबर 3 पर। लेकिन जब ये कह रहा है x का मान 3 अपने पास है ही नहीं, सब प्रांत में 3 है ही नहीं और है ही नहीं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये कभी भी जीरो होगा नहीं, इसका हर जीरो होगा ही नहीं। b का मान दिया हुआ r-1, अगर इस तरह की संख्या आ जाती है, ऊपर चाहे कुछ भी हो, ये हमेशा क्या होगी, एक वास्तविक संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि y-1 का मान 0 है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि अपने पास सप्रांत में y का मान 1 उपलब्ध ही नहीं है। एक के अलावा आप कोई भी ले सकते हो, एक आप ले ही नहीं सकते, और ले ही नहीं सकते तो हर जीरो हो ही नहीं सकता। ये बात आई समझ में, क्यों लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा हुआ है ताकि यहाँ पे x-3 आए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब 3 इसके अंदर है ही नहीं। आपके तो ये परिभाषित नहीं है, क्योंकि x बराबर 3 पर हर जीरो हो जाएगा, लेकिन इसमें हर जीरो नहीं होने वाला, क्योंकि 3 है ही नहीं है, तो हर जीरो कैसे होगा। और सप्रांत में जो एलिमेंट 1 है उसमें शामिल नहीं है, इसको क्या कर दिया, बाहर ही निकाल दिया आर में से। ये b है, मतलब b जो आएगा वो वास्तविक संख्या आएगा, और वास्तविक संख्या में क्या होगा, एक नहीं होगा इसके अंदर। इस समुच्चय बी में कौन नहीं होगा, एक नहीं होगा, इसलिए इसको ऐसे माइनस करके लिखा हुआ है। आगे ना बात समझ में, एक एक वास्तविक संख्या कम कर दी, एक वास्तविक संख्या 3 कम कर दी, 3 को हटा लिया और उसमें से एक को हटा। तो ये a है, एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, लेकिन इस a के पास कौन नहीं है, 3 नहीं है। b भी एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, लेकिन b में कौन शामिल नहीं है, 1 शामिल नहीं है। तो सप्रांत में एलिमेंट 1 है नहीं, हट गया, और प्रांत से किसको हटा दिया, 3 को। अब आप आगे सोचो, एक एक होगा का आच्छादक होगा, क्या होगा। एफ एक्स का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 है, और बट्टा में 3 है। ये हो गया एफ एक्स का मान। अगर x का मान 3 होता तो फिर एफ एक्स का मान ये हो ही नहीं सकता था। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या होता, इमेज होता, और इमेज वास्तविक संख्या नहीं हो सकती, हर जीरो हो ही नहीं सकता। अब हर जीरो होगा नहीं वैसे भी, क्यों नहीं होगा, क्योंकि x का मान 3 है ही नहीं अपने पास। पहले देखेंगे फलन एक एक ही है या नहीं है। f(x1) बराबर f(x2), f(x1) का मान आएगा x1 माइनस 2 x1 माइनस 3।
गुणा कर लो इधर x2 से, x1 x2, 2 को x2 से -2 x2, -3 को x1 से प्लस का 6, इसको गुणा करो x1 x2 माइनस के 2 x1 माइनस का 3 x2 वज्र गुणन करेंगे x1 x2, x2 को 3 से गुणा कर देंगे, x1 को 3 से गुणा कर देंगे। अब इसकी बारी है, -2 से x2 को गुणा करेंगे और -2 से 3 को गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस का 6, इसको गुणा करो, x1 को -2 से गुणा कर दो, -2 x1, x1 x2 माइनस का 2 x1 माइनस का 3 x2 और प्लस 6 होगा, 3 2 6 ही होगा, इधर भी होगा उधर भी। उधर भेजोगे पक्षांतरण करोगे, ये क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ेंगे तो 0, एक प्लस का और एक माइनस का, एक 6 प्लस का और एक 6 माइनस का, 0 हो जाएगा ये भी। इधर बचा हुआ माइनस का 3 x1 और 2 x1 इधर लेके आओगे, -3 x1 2 x1, उधर माइनस का 2x 3 x2 आ गया। आच्छादक की बात करेंगे। आच्छादक में आप क्या मानोगे, y बराबर fx को y मानोगे, तो y का जो मान होगा वो हो जाएगा x माइनस ये होगा। आपको निकालना है x का मान, तो एक ही तरीका है, वज्र गुणन करो, जो जो x के पद है उनको एक साइड में रखो, बाकी सारे पद दूसरी साइड में रखो। पहले गुणा तो करो, yx 3y x माइनस 2, इसमें x का पद है, इसमें x नहीं है, तो बिना x वाला उस साइड में भेज दो, x वाले एक तरफ रखते हैं तभी x का मान आएगा। इसमें x है क्या, नहीं है, इसमें तो y है, x नहीं है, तो x वाले लिखना है, y वाले नहीं लिखना। इसमें y है लेकिन x भी है, इसलिए इसको इधर ही रखना है। अब दोनों में से आपको लेना है, क्या लेना है, कॉमन लेना है, x, यहाँ बचा y, यहाँ बचा माइनस है। क्या ये हमेशा वास्तविक संख्या होगा x का मान, अगर आप y का मान इसमें से कोई भी लेते प्रांत में से, x भी वापस क्या आ जाना चाहिए, a का एलिमेंट आ जाना चाहिए। अगर y का मान 1 होगा तो ये क्या होगा, अपरिभाषित, लेकिन हमें पहले ही दिया हुआ है y का मान 1 नहीं हो सकता, और y का मान 1 नहीं हो सकता, y का मान 1 हो तो इसको प्रॉब्लम है, y का मान जब 1 नहीं हो तो इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये किसका एलिमेंट होगा, ए का एलिमेंट होगा, फॉर एवरी वाई इज द एलिमेंट ऑफ बी। आप y जो है वो इस समुच्चय b का कोई भी एलिमेंट लो, x किस में आएगा, वापस समुच्चय a में आएगा। इसका मतलब सप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब किस में है, प्रांत में है। अगर यहाँ पर b की जगह r लिखा हुआ होता, सीधा ही r, तो फिर y का मान 1 रखते हम, और y का मान 1 होता तो x का मान वापस क्या होता, अपरिभाषित, और वो हमें इस समुच्चय A में नहीं मिलता।
तो इसका कहने का मतलब है ये वापस समुच्चय ए में आएगा। आप y का कोई भी मान लो, मतलब कोई भी मान लो स प्रांत से, उसका पूर्व प्रतिबिंब किस में है? प्रांत में है, ये कहता है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। y का मान आप चाहे कुछ भी रख दो। अब जीरो, ये हर जीरो नहीं होता। ये हर जीरो कब होता है? जब हम y का मान क्या लेते? एक। और प्रश्न में पहले क्लियर कर दिया आपको, y का मान सप्रांत के किसी भी एलिमेंट का मान क्या नहीं लेना है? वन नहीं लेना है। इसके अलावा आप चाहे कुछ भी लो, तो इसके अलावा आप चाहे यहाँ कुछ भी रखो, हर जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ लिखोगे अब आप सप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब यदि ये सीधा आर से आर में होता तो ये आच्छादक नहीं होता, लेकिन आच्छादक होने से रोकने वाला एलिमेंट कौन था? y बराबर एक था, और उस एक को हमने हटा लिया। बाधक तत्व था इसमें, उसको हमने हटा दिया, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं। 11वें सवाल में एफ एक्स बराबर एक्स की घात 4 है, तो सम घात वाला देख लेना। एक एक ही तो होगा ही नहीं। कहाँ से कहाँ है? आर से आर में एक ही नहीं होता, और आच्छादक भी नहीं होता। वो तो देख लेना, नहीं तो कल करवा देंगे।